ऐसा इंसान जिसने इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप जिताकर क्रिकेट की दुनिया में नई पहचान दिला दी। एक रात में वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा, लोगों की नजरों में हीरो बन गया। हर गली मोहल्ले का बच्चा उसकी तरह गेंद फेंकना चाहता था। लोग फोटो खिंचवाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन फिर करीब 17 साल बाद कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि वही सुपरस्टार मैच फिक्सिंग के आरोपों में घिर जाता है। स्टिंग ऑपरेशन में उसका नाम सामने आता है, सीबीआई जांच शुरू हो जाती है, घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि किताबों में मौजूद उसके चैप्टर तक हटाने पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? सच क्या था? 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद कपिल देव देश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार बन चुके थे। लेकिन वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। जैसे जैसे साल गुजरते गए, उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट दिखाई देने लगी। अब किसी भी बड़े खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यहां मामला सिर्फ खराब फॉर्म तक सीमित नहीं रहा। मैचों के दौरान कुछ ऐसे फैसले होने लगे जिन पर क्रिकेट फैंस सवाल उठाने लगे। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य माना, लेकिन धीरे धीरे शक गहराता चला गया। फिर आया 1987 का वर्ल्ड कप। इंडिया उस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जा रही थी। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के बल्लेबाज ग्राहम गूच लगातार एक ही दिशा में स्वीप शॉट खेल रहे थे। अजीब बात यह थी कि उस साइड कोई फील्डर लगाया ही नहीं गया। दर्शकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा गया तो खुद ग्राहम गूच भी हैरान नजर आए। उन्होंने कहा, मुझे भी समझ नहीं आया कि वहां फील्डर क्यों नहीं लगाया गया। बस फिर क्या था? पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। फैंस नाराज थे, मीडिया सवाल उठा रहा था। हालांकि कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसके करीब 4 साल बाद 23 अक्टूबर 1991 को एक और घटना ने आग में घी डालने का काम किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच चल रहा था और इंडिया मजबूत स्थिति में थी। 258 रन का लक्ष्य था और टीम आराम से जीत की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक मोहम्मद अजहरुद्दीन और कपिल देव लगातार 2 गेंदों पर 0 पर आउट हो जाते हैं। मैच देर से शुरू हुआ था, इसलिए आखिरी ओवरों तक रोशनी बेहद कम हो चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि कमेंट्री कर रहे हर्षा भोगले तक बोल पड़े, इतनी कम रोशनी में मैच मैंने शायद ही कभी देखा हो। बल्लेबाज गेंद देख कैसे पा रहे होंगे? नियमों के हिसाब से अगर इंडिया उस वक्त खराब रोशनी की वजह से मैदान छोड़ देती तो संशोधित गणना में जीत की संभावना काफी मजबूत थी। इसी वजह से मनोज प्रभाकर और संजय मांजरेकर मैदान छोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन टीम को खेल जारी रखने के लिए कहा गया। नतीजा यह हुआ कि लगभग जीता हुआ मैच इंडिया 4 रन से हार गई। फैंस के दिमाग में सवाल और गहरे हो गए। लोग कहने लगे, आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया? इसके बाद एक और मैच में कपिल देव के पास पीटर क्रिस्टन को मंकड़ रन आउट करने का मौका था। नियम पूरी तरह उनके पक्ष में था। वो चाहे तो बल्लेबाज को आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। आगे जाकर वही बल्लेबाज मैच जिता देता है। अब जनता का गुस्सा और बढ़ चुका था। लोगों को लगने लगा कि मैदान पर कुछ फैसले सामान्य नहीं हैं। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा था, शक और बहस का विषय बन चुका था। फिर सीरीज खत्म होने के बाद एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा। कपिल देव एक शानदार BMW कार में दिखाई दिए। आज के दौर में यह बात सामान्य लग सकती है, लेकिन उस समय BMW रखना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तब BCCI भी उतना अमीर नहीं था जितना आज है। संडे मैगजीन के पुराने रिकॉर्ड्स में बताया गया था कि खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लगभग 14,600 रुपए और वनडे के करीब 6,000 रुपए मिलते थे। खुद कपिल देव ने ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैच फीस, ब्रांड एंडोर्समेंट और मॉडलिंग मिलाकर उनकी सालाना कमाई लगभग 23 लाख रुपए तक पहुंचती थी। जब उनसे पूछा गया कि इतनी महंगी गाड़ी कहां से आई, तो उन्होंने बताया कि इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने मॉडलिंग असाइनमेंट के बदले उन्हें ये कार गिफ्ट की थी। लेकिन यहां भी मामला उलझ गया, क्योंकि आगे चलकर ऐसा कोई मॉडलिंग प्रोजेक्ट सार्वजनिक रूप से सामने ही नहीं आया। बाद में जब सीबीआई जांच शुरू हुई तो यही बात फिर से चर्चा में आई। उधर टीम इंडिया के मैनेजर अजीत वाडेकर भी कुछ अलग महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि टीम के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। माहौल में कोई अजीब सी बेचैनी थी।
सच जानने के लिए उन्होंने खिलाड़ियों के फोन तक टैप करवाने शुरू कर दिए, ताकि अगर पर्दे के पीछे कुछ गलत हो रहा हो तो पकड़ में आ जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। कई साल बाद मैनेजर का पद छोड़ने के बाद अजीत वाडेकर ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उस दौर में किसी पर नजर रखना आज जितना आसान नहीं था। न सोशल मीडिया था, न डिजिटल ट्रैकिंग, न इतने आधुनिक उपकरण। जांच एजेंसियां ज्यादातर फोन टैपिंग और सीमित संसाधनों के सहारे ही सच तक पहुंचने की कोशिश करती थीं। इसलिए अगर कोई बहुत चालाकी से खेल रहा हो तो उसके पीछे का सच पकड़ना बेहद मुश्किल काम था। लेकिन धीरे धीरे शक का दायरा बढ़ता जा रहा था और आने वाले सालों में यही शक भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े विवादों में बदलने वाला था। अब एक तरफ इंडिया में क्रिकेट को लेकर शक और बहस का माहौल बन चुका था, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देशों में भी ऐसी घटनाएं सामने आने लगी थीं जिन्होंने पूरे क्रिकेट सिस्टम की नींव हिला दी। उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े खिलाड़ी शेन वॉर्न और मार्क वॉ पकड़े जाते हैं। आरोप था कि उन्होंने एक इंडियन बुकी से पैसे लेकर पिच और मौसम जैसी अंदर की जानकारी शेयर की थी। जब यह मामला बाहर आया तो लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि क्रिकेट के अंदर सट्टेबाजी सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि बहुत गहराई तक फैल चुकी है। धीरे धीरे और भी चीजें सामने आने लगी। पता चला कि कुछ खिलाड़ी सिर्फ बुकीज के संपर्क में ही नहीं थे बल्कि खुद इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। पाकिस्तान के क्रिकेटर सलीम मलिक पर आरोप लगा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पैसे देकर मैच हारने का ऑफर दिया था। मामला इतना गंभीर था कि उन पर बैन तक लगा दिया गया। उधर शेन वॉर्न और मार्क वॉ पर भी फाइन लगाया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि क्रिकेट बोर्ड्स इन सब मामलों को खुलकर सामने आने देने से बच रहे थे। डर साफ था, अगर जनता को यह लगने लगे कि मैच पहले से तय होते हैं तो लोग क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे। यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से बातचीत करके कोशिश की कि शेन वॉर्न और मार्क वॉ वाला मामला ज्यादा बाहर ना जाए। लेकिन ऐसी बातें ज्यादा समय तक छिपती नहीं है। खबर धीरे धीरे मीडिया तक पहुंच गई और फिर पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई कि क्या क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रह गया है। उधर इंडिया में कपिल देव की फॉर्म लगातार गिर रही थी। टीम मैनेजमेंट और मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा था। हर मैच के बाद सवाल उठ रहे थे। आखिरकार नवंबर 1994 में कपिल देव ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। जिस खिलाड़ी को कभी देश का सबसे बड़ा हीरो कहा जाता था वो अब आलोचनाओं के बीच मैदान छोड़ चुका था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी मस्को लाइटिंग के साथ काम शुरू किया। ये कंपनी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स और लाइटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कपिल देव अब क्रिकेट से हटकर बिजनेस की दुनिया में नई शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। मई 1995 में वीरेंद्र कुमार ओरी नाम के एक सुप्रीम कोर्ट वकील मुंबई पहुंचे। उनका मकसद एक केस के सिलसिले में आईपीएस ऑफिसर राकेश मारिया से मिलना था। उसी दौरान वहां एक बुकी से पूछताछ चल रही थी। वीरेंद्र कुमार ओरी भी वहीं मौजूद थे और उन्होंने जो सुना उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। पूछताछ के बीच में अचानक बुकी बोलता है कि 1994 में इंडिया की न्यूजीलैंड टूर पर जो शर्मनाक हार हुई थी उससे दुबई और मुंबई के बेटिंग सिंडिकेट ने करीब 16 करोड़ रुपए कमाए थे। फिर उसने दावा किया कि इसमें कपिल देव की मदद ली गई थी। उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए नकद दिए गए और बाकी 25 लाख रुपए एक फर्जी मॉडलिंग असाइनमेंट दिखाकर ट्रांसफर किए गए। यहां तक कि कपिल देव की छुट्टियों का खर्च भी उसी नेटवर्क ने उठाया था। बुकी ने यह तक कहा, अगर भरोसा नहीं है तो जांच करवा लो। उस वक्त वीरेंद्र कुमार ओरी ने वहां कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे चलकर उन्होंने आउटलुक मैगजीन को पूरी घटना बताई। सिर्फ बयान देकर नहीं रुके बल्कि एक एफिडेविट भी जमा किया ताकि लोग ये ना समझें कि वो कोई कहानी बना रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो खुद उस पूछताछ के दौरान वहां मौजूद थे और उन्होंने अपनी कानों से ये बातें सुनी थी। उन्होंने यहां तक लिखित में कहा कि अगर उनकी बात झूठ साबित हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि उस समय ये इंटरव्यू तुरंत प्रकाशित नहीं किया गया। मामला बेहद संवेदनशील था और आरोप सिर्फ एक बुकी के बयान पर आधारित थे, इसलिए इसे गोपनीय रखा गया। यहां तक कि कपिल देव को भी पता नहीं था कि उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। लेकिन बाद में जब सीबीआई जांच शुरू हुई तब ये सारी बातें मीडिया में सामने आई और फिर पूरे देश में भूचाल आ गया। फिर 2 साल बाद यानी 1997 में एक और धमाका हुआ। 2 जून 1997 को
मनोज प्रभाकर आउटलुक वीकली मैगजीन के पत्रकार अनिरुद्ध बहल को इंटरव्यू दे रहे थे। बातचीत के दौरान अचानक उन्होंने कहा, क्रिकेट अब खेल नहीं रहा, ये पूरी तरह कारोबार बन चुका है, हर चीज पैसे से चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों पर बुकीज का दबाव रहता है और कई मैचों में ऊपर से अजीब निर्देश दिए जाते थे। इसके बाद उन्होंने वही पाकिस्तान वाला खराब रोशनी का मैच उदाहरण के तौर पर उठाया, जिसके बारे में पहले भी सवाल उठे थे। फिर कुछ और मैचों का जिक्र करते हुए कहा कि कई फैसले ऐसे लिए गए जिनकी वजह से इंडिया हारती चली गई, लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। मनोज प्रभाकर ने दावा किया कि 1994 के सिंगर वर्ल्ड सीरीज के दौरान जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के नाम फिक्सिंग में सामने आ रहे थे, उसी वक्त इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले एक सीनियर इंडियन क्रिकेटर उनके पास आया था। उन्होंने कहा कि उस खिलाड़ी ने उन्हें खराब प्रदर्शन करने और पाकिस्तान को मैच जिताने के बदले 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। अब पूरे इंटरव्यू का सबसे बड़ा सवाल यही था, वो खिलाड़ी कौन था? पत्रकार बार बार नाम पूछते रहे, लेकिन मनोज प्रभाकर ने नाम लेने से इनकार कर दिया। जैसे ही आउटलुक मैगजीन का ये इंटरव्यू कवर स्टोरी बनकर छपा, पूरे देश में हंगामा मच गया। टीवी चैनल्स पर दिन रात यही चर्चा चल रही थी। हर कोई पूछ रहा था, आखिर वो भारतीय खिलाड़ी कौन है? क्रिकेट बोर्ड के अंदर इमरजेंसी मीटिंग्स होने लगी। फैंस का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा। लोगों को लगने लगा था कि जिन खिलाड़ियों को उन्होंने भगवान बनाया, शायद वही खेल के साथ धोखा कर रहे थे। न्यूज चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, देश का भरोसा टूट रहा है, क्रिकेट पर सवाल खड़े हो चुके हैं। पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ था। जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो 6 जून 1997 को बीसीसीआई सचिव जगमोहन डालमिया ने सीधे मनोज प्रभाकर को आधिकारिक पत्र भेजा। उस पत्र में पूछा गया कि आखिर वो खिलाड़ी कौन था जिसने 25 लाख रुपए का ऑफर दिया था। साथ ही यह भी सवाल किया गया कि अगर मामला इतना गंभीर था तो वो अब तक चुप क्यों रहे। कुछ दिनों बाद मनोज प्रभाकर ने जवाब भेजा। उन्होंने लिखा कि उस समय उन्हें टीम में खेलना था और वो किसी ताकतवर खिलाड़ी का नाम लेकर अपना करियर खत्म नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब जब उन्होंने ये बातें सार्वजनिक की हैं तो उन्हें लगातार मानहानि के मुकदमों और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यानी मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रह गया था, अब इसमें डर, राजनीति, पैसा और ताकत सब शामिल हो चुके थे। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि मनोज प्रभाकर के बयान ने पूरे भारतीय क्रिकेट सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। मीडिया लगातार सवाल पूछ रही थी, फैंस गुस्से में थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि खुद बीसीसीआई के सामने भी मनोज प्रभाकर उस खिलाड़ी का नाम बताने को तैयार नहीं थे जिसने कथित तौर पर 25 लाख रुपए का ऑफर दिया था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, आखिर वो खिलाड़ी कौन है? टीवी डिबेट्स, अखबारों की हेडलाइंस, क्रिकेट एक्सपर्ट्स सब इसी सवाल के जवाब तलाश रहे थे। अब बीसीसीआई पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर वो चुप रहती तो लोगों को लगता कि बोर्ड जानबूझकर मामले को दबा रहा है। इसलिए आखिरकार फैसला लिया गया कि पूरे मामले की आधिकारिक जांच करवाई जाएगी। फिर 20 जून 1997 को बीसीसीआई अध्यक्ष राज सिंह ने एक विशेष आयोग बनाया। इस जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़ को दी गई। मामला अब सिर्फ अफवाह या मीडिया रिपोर्ट तक सीमित नहीं था। देश की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था खुद इसकी जांच करवा रही थी। इसके बाद टीम इंडिया के मौजूदा खिलाड़ियों से लेकर पूर्व क्रिकेटर्स, कोच, मैनेजर और बीसीसीआई अधिकारियों तक से पूछताछ शुरू हुई। एक एक करके सभी को बुलाया गया, सवाल पूछे गए, पुराने मैचों की बातें उठाई गईं, संदिग्ध फैसलों पर चर्चा हुई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि किसी भी खिलाड़ी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। हर कोई या तो चुप था या फिर कह रहा था कि उसे ऐसी किसी चीज की जानकारी नहीं है। हालांकि खिलाड़ियों की तरफ से ज्यादा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स के बयान काफी अहम साबित हुए। 10 में से 9 पत्रकारों ने साफ कहा कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होना पूरी तरह संभव है। पायनियर अखबार के स्पोर्ट्स एडिटर प्रदीप ने तो यहां तक दावा किया कि एक इंडियन बुकी ने उन्हें खुद भारतीय खिलाड़ियों से मिलवाने के बदले 40 लाख रुपए ऑफर किए थे। यानी मामला सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं था, पूरा नेटवर्क बहुत गहराई तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था। उधर आउटलुक मैगजीन के पत्रकार अनिरुद्ध बहल ने भी मनोज प्रभाकर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भले ही उनके पास सीधे सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि मनोज प्रभाकर झूठ नहीं बोल रहे।
ये बयान बहुत बड़ा था, क्योंकि अब पहली बार मीडिया के बड़े नाम भी खुलकर इस शक को सही मानने लगे थे। कई महीनों तक चली पूछताछ के बाद आखिरकार 7 नवंबर 1997 को जांच पूरी हुई। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट आ गया। बीसीसीआई ने पूरी रिपोर्ट को गोपनीय रख लिया। जनता को कुछ नहीं बताया गया। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। इससे लोगों का शक और बढ़ गया। लोग कहने लगे, अगर सब साफ है तो रिपोर्ट छुपाई क्यों जा रही है? फिर वक्त बीतता गया और लगभग 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1999 को कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बना दिए गए। यह फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस इंसान का नाम लगातार विवादों में घूम रहा था, वही अब टीम इंडिया का हेड कोच बन चुका था। लेकिन कहानी यहां भी शांत नहीं हुई। कोच बनने के उसी महीने इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इंडिया ने पहली पारी में 583 रन बना दिए और न्यूजीलैंड को सिर्फ 308 रन पर ऑल आउट कर दिया। अब सामान्य क्रिकेट समझ यही कहती थी कि सामने वाली टीम को फॉलो ऑन दिया जाएगा और मैच जीतने की कोशिश की जाएगी। यहां तक कि जयंत लेले और सिलेक्टर चंद्रकांत पंडित ने भी कपिल देव को फॉलो ऑन देने की सलाह दी। सबको पूरा यकीन था कि इंडिया यही करेगी। लेकिन करीब 10 मिनट बाद ऐसा फैसला हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। इंडिया ने फॉलो ऑन दिया ही नहीं। टीम दोबारा बल्लेबाजी करने उतर गई। कमेंटेटर्स तक चौंक गए। दर्शकों को समझ नहीं आया कि इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया। बाद में वही मैच ड्रॉ हो गया। अब यहां सबसे अजीब बात यह सामने आई कि कुछ सटोरियों को मैच से एक दिन पहले ही पता था कि इंडिया फॉलो ऑन नहीं देगी। बस यहीं से फिर सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ रणनीति थी या इसके पीछे कुछ और चल रहा था? जयंत लेले ने बाद में सचिन तेंदुलकर से भी इस बारे में बात की। उन्होंने पूछा, फॉलो ऑन क्यों नहीं दिया गया? जवाब में सचिन ने कहा कि कपिल देव खुद सबके सामने आए और बोले कि टीम दोबारा बल्लेबाजी करेगी। ऐसे माहौल में उनके लिए सामने विरोध करना आसान नहीं था। यह मामला भी कई दिनों तक न्यूज चैनलों और अखबारों में छाया रहा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स लगातार बहस करते रहे, लेकिन जैसे अक्सर होता था, कुछ समय बाद यह मुद्दा भी धीरे धीरे शांत पड़ गया। इसी दौरान एक और घटना हुई जिसने जांच एजेंसियों का ध्यान फिर कपिल देव की तरफ खींच दिया। रमणीक चावला नाम के एक बिजनेसमैन के यहां इनकम टैक्स विभाग ने रेड डाली। शुरुआत में यह सिर्फ टैक्स से जुड़ा मामला था, लेकिन छापेमारी के दौरान अधिकारियों को एक डायरी मिली और उसी डायरी ने पूरी कहानी को फिर से गर्म कर दिया। डायरी में KD नाम लिखा हुआ था। उसके सामने 1,33 लाख रुपए का हिसाब दर्ज था। उसमें 2 बार 25-25 लाख रुपए चेक और ड्राफ्ट के जरिए ट्रांसफर होने की बात लिखी थी, जबकि बाकी 83 लाख रुपए कैश के तौर पर दर्ज थे। जब अधिकारियों ने रमणीक चावला से सख्त अंदाज में पूछताछ की तो उसने कहा कि KD का मतलब कपिल देव है और ये रकम उन्हीं से जुड़ी हुई है। बस फिर क्या था, अधिकारियों के कान खड़े हो गए। मामला तुरंत गंभीर हो गया। इसके बाद जांच अधिकारी सीधे कपिल देव तक पहुंचे और पूछा कि यह पैसा किस चीज का था। कपिल देव ने जो रकम आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज थी, यानी वो 25-25 लाख रुपए वाले ट्रांजैक्शन, उन्हें स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि वो एक कंपनी के काम से जुड़े पेमेंट थे, लेकिन जो 83 लाख रुपए कैश का जिक्र था, उससे उन्होंने पूरी तरह इनकार कर दिया। अब स्थिति उलझ चुकी थी। एक तरफ कपिल देव साफ मना कर रहे थे, दूसरी तरफ रमणीक चावला लगातार कह रहा था कि पैसा उन्हीं का है। जांच अधिकारी भी समझ नहीं पा रहे थे कि सच कौन बोल रहा है। आखिरकार केस के एओ ने सुनवाई के दौरान कपिल देव से कहा, अगर रमणीक झूठ बोल रहा है तो फिर आप उसके खिलाफ केस क्यों नहीं करते? लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कपिल देव ने रमणीक चावला के खिलाफ कोई केस ही दर्ज नहीं कराया। यही चीज बाद में लोगों के शक को और बढ़ाने लगी। कई लोगों ने इस मामले को उस पुराने आरोप से जोड़कर देखना शुरू कर दिया जिसमें एक बुकी ने कैश पेमेंट की बात कही थी। लोगों के दिमाग में सवाल घूम रहा था, अगर आरोप झूठे हैं तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि तमाम चर्चाओं और आरोपों के बावजूद कोई भी बात पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। उधर इनकम टैक्स अधिकारियों ने जो 83 लाख रुपए वाला कैश अमाउंट था, उसे कपिल देव की अघोषित आय मान लिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद कपिल देव ने दिल्ली इनकम टैक्स विभाग में अपील की और आखिरकार उस 83 लाख रुपए को उनकी अतिरिक्त अघोषित आय से हटा दिया गया। यानी कानूनी तौर पर वो रकम उनके खिलाफ टिक नहीं पाई। लेकिन इसी दौरान क्रिकेट की दुनिया में एक और विस्फोट हो चुका था। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये का मैच फिक्सिंग स्कैंडल सामने आ गया। पूरी दुनिया सन्न रह गई। इस केस में
मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत कई भारतीय खिलाड़ियों के नाम भी चर्चाओं में आने लगे। अब मामला सिर्फ अफवाह या शक तक सीमित नहीं था। इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट की साख खतरे में थी। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी। कई लोग तो इंडिया के हारने पर खाना तक नहीं खाते थे। ऐसे देश में जब मैच फिक्सिंग की खबरें फैलनी शुरू हुई तो माहौल पूरी तरह बदल गया। हर तरफ गुस्सा था। संसद तक में इस मुद्दे पर बहस होने लगी। नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या जनता के भरोसे के साथ धोखा हुआ है। फिर आखिरकार 2 मई 2000 को इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई। इतने सालों से जो बातें सिर्फ मीडिया, अफवाह और आरोपों तक सीमित थीं, अब उन पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी काम करने लगी। एक एक करके इंडियन बुकीज को पकड़ा गया, उनके बैंक अकाउंट्स खंगाले गए, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए। ये पता लगाने की कोशिश शुरू हुई कि कौन कौन से खिलाड़ी किन लोगों से संपर्क में थे। नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी इस पूरे नेटवर्क से जुड़ा हो सकता था, उसकी जांच शुरू कर दी गई। इसी बीच पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सुनील देव ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे समय से एक पूर्व रणजी खिलाड़ी करण दुबे पर शक था। उनका आरोप था कि कपिल देव शायद उसी के जरिए कुछ गतिविधियां चला रहे थे। सुनील देव ने कहा कि एक ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान करण दुबे लगातार कपिल देव के साथ दिखाई देता था। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि एक क्रिकेटर के पास इतनी संपत्ति आखिर कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा, लंदन में एसेट्स, दिल्ली के सुंदर नगर और महारानी बाग में प्रॉपर्टी, चंडीगढ़ में संपत्तियां। सिर्फ क्रिकेट की कमाई से इतना सब होना आसान नहीं लगता। इसके बाद उन्होंने खुलकर कहा कि इस पूरे मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए। अब जब जांच तेज हुई तो सीबीआई ने दोबारा मनोज प्रभाकर को बुलाया। उनसे वही सवाल पूछा गया जो पूरे देश के दिमाग में घूम रहा था। जिस खिलाड़ी ने तुम्हें 25 लाख रुपए ऑफर किए थे, उसका नाम क्या है? काफी देर तक टालमटोल करने के बाद आखिरकार मनोज प्रभाकर ने सीधे नाम ले दिया। उन्होंने कहा, वो आदमी कपिल देव थे। उन्होंने ही मुझे फिक्सिंग के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। जैसे ही कपिल देव का नाम लिया गया, जांच एजेंसी तुरंत डिटेल्स मांगने लगी। सीबीआई ने कहा, पूरा घटनाक्रम शुरू से बताओ। उस वक्त कमरे में कौन था, क्या हुआ था? इसके बाद मनोज प्रभाकर ने पूरा किस्सा सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सिंगर कप 1994 चल रहा था। उनके रूममेट नवजोत सिंह सिद्धू थे। दोनों होटल के एक कमरे में ठहरे हुए थे। बगल वाला कमरा अंदर से एक कॉमन डोर से जुड़ा हुआ था, जिसमें प्रशांत, वैद्य और नयन मोंगिया ठहरे हुए थे। उसी दौरान वहां एक बंगाली पत्रकार सत्यसेन मैत्रा भी मौजूद थे। मनोज प्रभाकर के मुताबिक उस वक्त वो बाथरूम में शेव कर रहे थे और नवजोत सिंह सिद्धू कमरे में थे। तभी सिद्धू ने आवाज लगाई, ओए पाजी, कपिल देव आए हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। मनोज का कहना था कि इसके बाद कपिल देव ने उनसे कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में उन्हें जानबूझकर खराब खेलना होगा और इसके बदले 25 लाख रुपए मिलेंगे। मनोज प्रभाकर ने कहा कि यह सुनते ही वो भड़क गए। उन्होंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम मुझे खरीद नहीं सकते। कमरे में तनाव फैल गया। उन्होंने दावा किया कि नवजोत सिंह सिद्धू उस वक्त वहीं मौजूद थे और उनकी आवाज बगल वाले कमरे तक भी गई होगी, जहां प्रशांत, वैद्य, नयन मोंगिया और पत्रकार सत्यसेन मैत्रा मौजूद थे। इसके बाद सीबीआई ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? मनोज प्रभाकर ने जवाब दिया कि उन्होंने ये बात तुरंत टीम मैनेजर अजीत वाडेकर और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को बताई, लेकिन उनके मुताबिक उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर तक को यह बात बताई, जो उस समय कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन वहां से भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। पूछताछ के दौरान मनोज प्रभाकर ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कपिल देव फिक्सिंग से जुड़े काम हिरण हाथी नाम के व्यक्ति के जरिए करवाते थे। अब सीबीआई उन सभी लोगों तक पहुंची जिनका नाम इस बयान में आया था। एक एक कर सबसे पूछताछ शुरू हुई, लेकिन यहां कहानी फिर उलझ गई। जिन लोगों को मनोज प्रभाकर गवाह बता रहे थे, उनमें से किसी ने भी उनके बयान को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया। रवि शास्त्री ने कहा कि मनोज ने उनसे कभी कुछ जिक्र जरूर किया था, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि कपिल देव ऐसा कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मनोज ने पैसों के ऑफर की बात कभी कैजुअली बताई थी, लेकिन किसने ऑफर दिया और कब दिया, ये उन्होंने नहीं बताया। वहीं प्रशांत वैद्य ने साफ कहा कि उन्हें ऐसा कोई वाकया याद नहीं है। इसी दौरान आउटलुक मैगजीन के पत्रकार अनिरुद्ध बहल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक मैच कवर करने गए हुए थे। वहीं उनकी मुलाकात सत्यसेन मैत्रा से हुई, जो उस दिन बगल वाले कमरे में मौजूद थे। अनिरुद्ध बहल ने सीधे उनसे पूछा, उस दिन आखिर हुआ क्या था? सत्यसेन मैत्रा ने कहा कि उन्होंने मनोज प्रभाकर को
जोर जोर से चिल्लाते जरूर सुना था। उन्हें आवाजें सुनाई दी थीं, जैसे कोई कह रहा हो, तुम मुझे खरीद नहीं सकते। लेकिन क्योंकि वो दूसरे कमरे में थे, इसलिए वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते थे कि कमरे में कपिल देव मौजूद थे या नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही शोर बढ़ा, प्रशांत वैद्य ने कमरे का थोड़ा खुला हुआ दरवाजा बंद कर दिया था। यानी कुछ बातें मेल खा रही थी, लेकिन कोई भी चीज पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही थी। फिर यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अनिरुद्ध बहल और तरुण तेजपाल ने मिलकर तहलका नाम की इन्वेस्टिगेटिव न्यूज वेबसाइट शुरू की। उन्होंने मनोज प्रभाकर से कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो उसका सबूत निकालना पड़ेगा, सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। प्लान बनाया गया कि एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा। छिपे हुए कैमरों के जरिए उन लोगों की रिकॉर्डिंग की जाएगी जो सीबीआई के सामने खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे। मनोज प्रभाकर इसके लिए तैयार हो गए। फिर शुरू हुआ भारत के सबसे चर्चित स्टिंग ऑपरेशनों में से एक। सबसे पहले कैमरा छुपाकर बिशन सिंह बेदी के पास जाया गया। रिकॉर्डिंग में बिशन सिंह बेदी कहते सुनाई दिए कि 25 लाख रुपए का ऑफर कपिल देव ने ही दिया था। उन्होंने कहा कि इस पूरे खेल में कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे नाम शामिल हैं। इसके बाद कैमरा लेकर टीम मैनेजर अजीत वाडेकर के पास पहुंचा गया। वही अजीत वाडेकर जिन्होंने सीबीआई को कहा था कि उन्हें कुछ याद नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो कपिल देव का नाम लेते नजर आए। उन्होंने ये तक कहा कि वो खुलकर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि कपिल देव और सुनील गावस्कर को जगमोहन डालमिया का समर्थन हासिल है। फिर स्टिंग टीम कांग्रेस नेता कमलनाथ तक पहुंची। कमलनाथ ने रिकॉर्डिंग में कहा कि एक बार वो किसी फंक्शन में कपिल देव से बात कर रहे थे, तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, क्या आप भी कपिल देव के साथ सट्टा लगाते हो? अगर हां तो मेरा भी लगवा दीजिए। इसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुखदेव सिंह ढींढसा से भी गुप्त कैमरे में बातचीत रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि तत्कालीन होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी शुरुआत में नहीं चाहते थे कि मामला सीबीआई को दिया जाए। बाद में सलाह यही बनी कि खिलाड़ियों के नाम सार्वजनिक ना किए जाएं। इसी तरह नवजोत सिंह सिद्धू भी रिकॉर्डिंग में कहते नजर आए, यार कपिल देव के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। यानी जो लोग पहले कह रहे थे कि उन्हें कुछ याद नहीं, स्टिंग ऑपरेशन में वही लोग अलग बातें करते दिखाई दे रहे थे। बाद में जब ये स्टिंग सामने आया तो सीबीआई ने नवजोत सिंह सिद्धू को फिर से बुलाया। इस बार उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि मनोज प्रभाकर ने ऑफर वाली बात में कपिल देव का नाम लिया था। फिर 27 मई 2000 को मनोज प्रभाकर और टहलका टीम ने दिल्ली के मेरिडियन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा स्टिंग ऑपरेशन मीडिया को दिखा दिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, अखबारों की हेडलाइंस चीख रही थी, लोग सड़कों पर उतर आए। क्रिकेट, जिसे कभी देश का सबसे पवित्र खेल माना जाता था, अब शक और गुस्से के घेरे में था। हालात इतने खराब हो गए कि गुजरात सरकार ने स्कूल की किताबों में मौजूद कपिल देव पर लिखा चैप्टर चुपचाप हटवा दिया। वहीं लुधियाना के कुछ नागरिक संगठनों ने कपिल देव को दिए गए सम्मान और नकद पुरस्कार तक वापस करने की मांग शुरू कर दी। और तभी इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। असल में उस दौर में सरकार एक खास स्कीम लेकर आई थी जिसका नाम था VDIS, यानी वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम। सरकार ने लोगों से कहा था कि अगर किसी के पास ब्लैक मनी या बिना हिसाब का पैसा है तो वो खुद आकर उसे घोषित कर दे। बदले में पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा और ना ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस तय टैक्स देना होगा, जो लगभग 30 से 35% के बीच था। अब जब टहलका का स्टिंग ऑपरेशन पूरे देश में धमाका कर चुका था, उसी दौरान विश्व बंधु गुप्ता नाम के एक इनकम टैक्स अधिकारी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारतीय टीम के एक पूर्व कप्तान ने 1997 में VDIS स्कीम के जरिए 16 करोड़ रुपए की आय घोषित की थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे 6 से ज्यादा खिलाड़ी और थे जिन्होंने इस स्कीम का इस्तेमाल किया था। इसके बाद विश्व बंधु गुप्ता ने सवाल उठाया कि आखिर एक क्रिकेटर के पास इतनी ब्लैक मनी आई कहां से। उन्होंने कहा, हो सकता है ये पैसा मैच फिक्सिंग से आया हो। बार बार पूछताछ करने से अच्छा है कि इनकी संपत्तियां जांचो, सच अपने आप सामने आ जाएगा। जैसे ही ये बयान बाहर आया, माहौल और गर्म हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसी हफ्ते यानी 20 जून 2000 को विश्व बंधु गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उनके सस्पेंड होने से चर्चा बंद नहीं हुई, उल्टा लोगों के शक और बढ़ गए। फिर अगले ही महीने जुलाई 2000 में इनकम टैक्स विभाग
सीबीआई और लोकल पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन जेंटलमैन नाम का बड़ा अभियान शुरू किया। मकसद था खिलाड़ियों, बुकीज और क्रिकेट अधिकारियों के खिलाफ सीधे सबूत जुटाना। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 90 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई। खिलाड़ियों के घर, दफ्तर, होटल, बिजनेस लोकेशंस, सब जगह जांच शुरू हो गई और इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था कपिल देव का। 20 जुलाई 2000 की सुबह अधिकारियों की टीम कपिल देव के घर, ऑफिस और बाकी ठिकानों पर पहुंची। करीब 38 घंटे तक लगातार छापेमारी चली। हर दस्तावेज, हर फाइल, हर लेन देन को खंगाला गया। रेड खत्म होने के बाद मैच फिक्सिंग का कोई सीधा सबूत तो नहीं मिला, लेकिन जांच अधिकारियों के सामने एक अलग तस्वीर बनने लगी। अधिकारियों को शक था कि क्रिकेटर्स और बुकीज के बीच पैसों का लेन देन सीधे कैश में नहीं, बल्कि जमीन और प्रॉपर्टी के जरिए हो रहा था, क्योंकि कई चीजें ऐसी थीं जिनका सामान्य जवाब नहीं मिल रहा था। जैसे कपिल देव के पास करीब 100 एकड़ जमीन थी, जो उन्हें बाजार कीमत से काफी कम दामों में मिली थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस जमीन के दस्तावेज कपिल देव के पास नहीं मिले। वो कागज किसी और खिलाड़ी के ऑफिस से बरामद हुए। जांच में पता चला कि वो कागज करण दुबे के ऑफिस से मिले थे, जिसका नाम पहले ही मैच फिक्सिंग के शक में आ चुका था। इसी तरह दिल्ली के महारानी बाग वाले ठिकाने से भी कुछ ऐसी संपत्तियों के दस्तावेज मिले जो घोषित नहीं की गई थी। अधिकारियों ने कपिल देव से पूछा, ये 100 एकड़ जमीन आपने खरीदी, किससे थी? कपिल देव ने जवाब दिया कि उन्होंने ये जमीन केवल जोशी नाम के व्यक्ति से खरीदी थी। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने केवल जोशी को ढूंढने की कोशिश की तो उसका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिला। जमीन बेचने की बात तो सामने आई, लेकिन वो व्यक्ति खुद कहीं नहीं मिला, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। फिर सीबीआई ने एक और पुराना सवाल उठाया, 1992 में मिली BMW कार आखिर कहां से आई थी? कपिल देव ने जवाब दिया कि दक्षिण अफ्रीका में इब्राहिम नाम का एक आदमी था जो ऑटो सिटी नाम से गैरेज चलाता था। उसी ने मॉडलिंग असाइनमेंट के बदले उन्हें BMW दी थी। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने इब्राहिम को ढूंढना शुरू किया तो उसका भी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिला। इतना ही नहीं, जिस मॉडलिंग असाइनमेंट की बात कही गई थी उसका भी कोई फोटो, कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट रिकॉर्ड या प्रचार सामग्री सामने नहीं आई। इसके बाद जांच एजेंसियों ने अहमदाबाद टेस्ट का मामला उठाया, जिसमें इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं दिया था। सवाल पूछा गया कि सटोरियों को एक दिन पहले ही कैसे पता चल गया था कि इंडिया फॉलो ऑन नहीं देगी। इस पर कपिल देव ने कहा कि वो फैसला सिर्फ उनका अकेले का नहीं था। टीम मैनेजमेंट और बाकी लोगों से चर्चा के बाद फैसला लिया गया था। कुल मिलाकर जांच एजेंसियों को कई संदिग्ध बातें जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था जो सीधे मैच फिक्सिंग से जोड़ दे। इसी दौरान एक पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने बिना अपना नाम सार्वजनिक किए सीबीआई को एक और अहम सूचना दी। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद वाले उसी टेस्ट मैच के दौरान कपिल देव और हिरण हाथी के बीच जरूर कोई डील हुई होगी, क्योंकि उस समय दोनों को लगातार साथ देखा जा रहा था। ऊपर से मनोज प्रभाकर भी अपने आरोपों में हिरण हाथी का नाम ले चुके थे। असल में हिरण हाथी गुजरात का एक बिजनेसमैन था, जिसका नाम मीडिया में अक्सर बुकीज से जोड़ा जाता था। हालांकि हर इंटरव्यू में वो इन आरोपों से साफ इनकार करता था और उसके खिलाफ भी कुछ साबित नहीं हुआ था। अब इस सूचना के बाद सीबीआई ने हिरण हाथी के घर पर भी रेड मार दी। वहां से एक डायरी बरामद हुई जिसमें कई क्रिकेटर्स के इनिशियल्स लिखे हुए थे। जांच में यह भी पता चला कि कपिल देव को एक स्टेडियम में लाइट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जब स्टेडियम प्रबंधन ने कहा कि वो सीधे पैसे नहीं दे सकते, तो बदले में उन्हें स्टेडियम के विज्ञापन अधिकार ऑफर किए गए। सामान्य तौर पर कपिल देव खुद उन विज्ञापन अधिकारों से फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो एडवर्टाइजिंग राइट्स AJ प्रमोशंस नाम की कंपनी को दे दिए। बाद में पता चला कि इस कंपनी का संबंध अजय जडेजा और हिरण हाथी से था, जिनके नाम पहले से मैच फिक्सिंग की चर्चाओं में आ रहे थे। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि अहमदाबाद टेस्ट के दौरान हिरण हाथी ने एक साथ 3 अपार्टमेंट और 3 ओपल कारें खरीदी थी। इतनी संदिग्ध टाइमिंग पर इतनी बड़ी खरीदारी होने की वजह से इसे भी फिक्सिंग से जोड़कर देखा गया, लेकिन यहां भी एजेंसियों को कोई सीधा सबूत नहीं मिला। फिर अचानक 12 सितंबर 2000 को कपिल देव ने खुद ही भारतीय क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया। इस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया,
क्योंकि जांच अभी जारी थी और लगातार उनका नाम सुर्खियों में बना हुआ था। इस्तीफे के 2 हफ्ते बाद 24 सितंबर 2000 को मनोज प्रभाकर ने फिर नया बयान दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ मेरा नहीं, पूरी टीम का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, सब साफ हो जाएगा। लेकिन उस समय जिस कानूनी स्थिति में जांच चल रही थी, उसमें खिलाड़ियों की सहमति के बिना इतने बड़े स्तर पर लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना आसान नहीं था, इसलिए यह बात भी आगे नहीं बढ़ पाई। आखिरकार महीनों की जांच, रेड, पूछताछ और राजनीतिक दबावों के बाद 30 अक्टूबर 2000 को सीबीआई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दी। इस रिपोर्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया के खिलाफ मैच फिक्सिंग से जुड़े सीधे सबूत मिलने की बात कही गई। इन खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन कपिल देव का मामला अलग था। उनके खिलाफ आरोप बहुत लगे, संदिग्ध गतिविधियों की चर्चा भी लगातार होती रही। उनकी संपत्तियों, कारोबारी सौदों, जमीन, कार, रिश्तों और पैसों को लेकर ढेरों सवाल उठे। रेड भी हुई, पूछताछ भी हुई, नाम भी बार बार सामने आया, लेकिन हर बार जांच एजेंसियों के हाथ सिर्फ परिस्थितिजन्य बातें लगी। कोई भी ऐसा सीधा सबूत नहीं मिला जो कानूनी तौर पर उन्हें मैच फिक्सिंग से जोड़ सके। और आखिरकार बाकी खिलाड़ियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन कपिल देव अकेले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल गई। अगर आपको ऐसी ही अनसुनी और गहराई से रिसर्च की गई कहानियां पसंद है, जहां हर परत के पीछे छिपा सच धीरे धीरे सामने आता है, तो चैनल रिवीलिंग आइज को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहां सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उन खबरों के पीछे की पूरी कहानी दिखाई जाती है।